The exchange of gas in the lungs takes place by। फेफड़ों में गैस की विनिमय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन बी एल्वियोलाई, ऑप्शन सी ट्रैकिया एंड ऑप्शन डी ब्रोंकस। करेक्ट आंसर होगा लंग्स में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये एल्वियोलाई के द्वारा होता है, इसलिए बी आंसर सही है। Gaseous exchange occurs in the alveoli because their thin walls and extensive capillary network allow oxygen and carbon dioxide to diffuse easily. Next, question number 2. The normal tidal volume is सामान्य टाइडल वॉल्यूम होता है A 100 ml, B 600 ml, C 400 ml and D 500 ml. Correct answer is option D 500 ml. Tidal volume is the amount of air inhaled or exhaled in one normal breath, which is around 500 ml in a healthy adult. टाइडल वॉल्यूम वह वायु की मात्रा है जो सामान्य सांस के दौरान फेफड़ों में अंदर जाती है या बाहर आती है और यह लगभग 500 मिलीलीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन? आंत में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ए पैराथायराइड हार्मोन, बी इंसुलिन, सी थायरॉक्सिन एंड डी कॉर्टिसोल। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर एनहांसिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। पैराथायराइड हार्मोन आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient complains of pain and has redness with swelling at the site of IV site. What should a nurse do first? एक मरीज IV साइट पर दर्द, लालिमा और सूजन की शिकायत करता है तो नर्स को पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द reddened area, B stop IV infusion and remove IV cannula, C continue the infusion, ऑप्शन डी चेंज IV ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन। यहाँ पर जब भी IV साइट पर रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, टेंडरनेस हो और दर्द महसूस हो तो इस कंडीशन में नर्स को IV को बंद कर देना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The collection of the lymphatic fluid in the pleural space due to leak in the thoracic duct is known as। thoracic duct में रिसाव के कारण प्लूरल स्पेस में लिम्फ का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्लूरोसिस, ऑप्शन बी काइलोथोरेक्स, ऑप्शन सी लिम्फोथोरेक्स एंड ऑप्शन डी हीमोथोरेक्स। तो जब भी इस प्रकार से आपने देखा होगा ये लंग्स हो गए हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये लंग्स होते हैं, इनमें जब लिम्फेटिक फ्लूइड इनके प्लूरल स्पेस होता है, यहाँ पर जो लंग्स के बाहरी स्थान होता है, जब यहाँ पर फ्लूइड भर जाए, यहाँ पर जब लिम्फ एकत्रित हो जाए, स्टोर हो जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है ऑप्शन बी काइलोथोरेक्स। इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। याद रखना है आपको, यहाँ पर फ्लूइड नहीं भर रहा है, यहाँ पर क्या भर रहा है? यहाँ पर जो बात हो रही है यह होती है लिम्फेटिक फ्लूइड की। जब लिम्फेटिक फ्लूइड यहाँ पर भरता है तो इसको यह स्टोर होता है, तो इसको काइलोथोरेक्स कहते हैं। काइलोथोरेक्स इज ए कंडीशन वेयर lymphatic fluid that is known as chyle
accumulates in the pleural space, the area between the lung and chest wall. This leakage occurs due to damage or obstruction of the thoracic duct, the main lymphatic vessel in the chest. Chylothorax is relatively rare but can be serious, potentially leading to malnutrition, immunosuppression and respiratory distress. एक फिगर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं काइलोथोरेक्स में क्या कंडीशन होती है। ये ट्रैकिया है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लूरल कैविटी में ये काइल का एक्यूमुलेशन हो गया है। तो ये प्रोसेस या ये कंडीशन काइलोथोरेक्स की कहलाती है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण होने का पहला चांस है ट्रॉमा होना, इंजरी टू द थोरेसिक डक्ट ड्यूरिंग सर्जरी। दूसरा कारण हो सकता है किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी होना और जैसे कि लिम्फोमा। तीसरा इसका जो रीजन है कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, जन्मजात विकारों के कारण भी इस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलती हैं। और कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन होना, कुछ विशेष प्रकार की चिकित्सा कंडीशन होना। तो ये कई प्रकार की समस्याएं भी इनमें काइलोथोरेक्स होता है। अब काइलोथोरेक्स यदि हो गया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, परसिस्टेंट कफ, फैटिग एंड अनइंटेंशनल वेट लॉस। तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सीने में दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा, लगातार खांसी की शिकायत आएगी, थकान रहेगी और वेट लॉस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोजर ऑफ द न्यूबॉर्न्स फोरामेन ओवल इज कॉज्ड बाय। नवजात शिशु में फोरामेन ओवल के बंद होने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए राइट एट्रियल प्रेशर, ऑप्शन बी ब्लड फ्लो टू द लंग्स, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एंड ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लोजर ऑफ द न्यूबॉर्न फोरामेन ओवल, इसका कारण होता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। यहाँ पर एक फिगर के द्वारा आप देख सकते हैं कि एक हार्ट में किस प्रकार से यह इस प्रकार की घटना होती है। The foramen oval, a normal opening between the heart's upper chambers, atria in a fetus, closes after birth due to increased pressure in the left atrium and decreased pressure in the right atrium. तो होता क्या है कि जो फोरामेन ओवल होता है, यह जो अपर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो आप लोग जानते हैं कि 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो इनके बीच में क्या होता है कि जब भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको कि हम लोग फोरामेन ओवल बोलते हैं। लेकिन यह जन्म के बाद बंद हो जाता है और इसका कारण होता है इंक्रीज्ड प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। तो इस जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है तो यह जो यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर जो छिद्र होता है, यह बंद हो जाता है। दिस प्रेशर चेंज इज कॉज्ड बाय द ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द बेबीज फर्स्ट ब्रेथ। तो यह प्रेशर क्यों बनता है? तो यह प्रेशर बनता है कि जब बच्चा सांस लेने लगेगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो ये जो फोरामेन ओवल होता है ये बंद हो जाता है। Which send blood to the lungs to be oxygenated. The oxygenated blood then returns to the left atrium, increasing its pressure. इस प्रकार से जब लेफ्ट एट्रियम पर प्रेशर पड़ता है तो फोरामेन ओवल बंद हो जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पर हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ऊपर में होते हैं एट्रिया और नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में एम्ब्रियो में एक यहाँ पर ओपनिंग होती है, छिद्र होता है। जब बच्चा सांस लेना, पहली सांस शुरू करता है तो इस पर प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर के कारण ये बंद हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, when helping a patient with hemiparesis, the nurse should assist. हेमीपैरेसिस वाले रोगी की सहायता करते समय नर्स को सहायता देनी चाहिए। तो हेमी मीन्स होता है आधा और पैरेसिस मीन्स होता है पैरालिसिस। तो आधा पैरालिसिस वाले जो रोगी होते हैं उनको किस प्रकार से सहायता देनी चाहिए? ऑप्शन ए ऑन वीक साइड, ऑप्शन बी ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, ऑप्शन सी फ्रॉम बिहाइंड एंड ऑप्शन डी फ्रॉम द फ्रंट। तो जो रोगी का कमजोर पक्ष है उसकी तरफ से सहायता देनी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। हेमीपैरेसिस वाले रोगी को सहायता देते समय नर्स को कमजोर पक्ष पर खड़ा होना चाहिए। कमजोर पक्ष को स्थिर करके गिरने के जोखिम को कम करता है, रोगी के मजबूत पक्ष को स्वतंत्र रूप से संतुलन बनाने देता है, नर्स को रोगी के शरीर को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार से नर्स को जो कमजोर पक्ष है, वीक साइड है, उसको सहारा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन। जेट ट्रैक इंजेक्शन पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. Painless. B. Prevent leakage of medication into subcutaneous tissue. C. Easy to administer. And D. A type of intradermal injection. जेट ट्रैक पद्धति होती है जिसमें इंट्रामस्कुलर रूप से एक मसल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कुछ प्रेशर करके, यहाँ जैसे ही ये कोई मसल है, यहाँ पर त्वचा है, तो इसको प्रेशर करते हैं उंगलियों से। इसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो वहां पर इंजेक्शन लगाने से जो होता है कि दवा का रिसाव उससे रुक जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में मेडिकेशन का लीकेज रोकने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम लोग एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जेट ट्रैक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। The jet track method is used in IM injections to prevent leakage into subcutaneous tissue and reduce irritation. जेट ट्रैक तकनीक का मुख्य उद्देश्य दवा को त्वचा के नीचे के ऊतकों में रिसने से रोकना है। यह त्वचा को खींचकर और छोड़कर एक जेट आकार पथ बनाती है जो दवा को मांसपेशी में सील कर देती है। यह विधि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है, सबक्यूटेनियस के लिए नहीं या इंटरडर्मल के लिए नहीं प्रयोग की जाती है। यह दर्द रहित या आसान नहीं है, बल्कि रिसाव रोकने की एक विशेष तकनीक है। तो इसमें और भी जो ऑप्शंस दिए गए थे, दर्द रहित है ऐसा कुछ नहीं है, इजी टू एडमिनिस्टर है ऐसा भी नहीं है, और एक प्रकार का इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक ही ऑप्शन सही हो जाता है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन रश ऑफ ब्लड और टिंगलिंग इन द इनिशियल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मे बी ए वार्निंग साइन ऑफ। गर्भावस्था के प्रारंभिक सप्ताहों में अचानक रक्त का बहाव या झंझनाहट किसकी चेतावनी का संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी एब्रप्ट प्लेसेंटा, ऑप्शन सी प्रीक्लैम्सिया एंड ऑप्शन डी प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अदर देन प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस होती है तो उसको एक्टिव प्रेगनेंसी कहा जाता है, और एक्टिव प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन साइट होता है यह होता है, इस प्रकार से फिगर के द्वारा हम लोग देखेंगे, ये यूट्रस हो गया, ये इसकी जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये मोस्ट कॉमन साइट होती है। तो यहाँ पर जो लक्षण बताए जा रहे हैं, अचानक से सडन रश ऑफ ब्लड, ब्लड का रस हो गया, टिंगलिंग इन द इनिशियल वीक्स ऑफ, झंझनाहट हो गई है, तो ये सब
जो लक्षण है यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं, इसलिए पहला ऑप्शन ए सही होगा। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में अचानक रक्तस्राव और झंझनाहट या तेज दर्द एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत होता है। यह तब होता है जब एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर जैसे फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है। ट्यूब फटने पर ब्लीडिंग हो सकती होती है, जिससे डायाफ्राम में जलन के कारण कंधे में दर्द, झुंझुनी जिसको टिंगलिंग बोलते होती है, और यह एक जानलेवा स्थिति है और इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अन्य भी ऑप्शंस जो दिए गए थे जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रथ प्लेसेंटा है, यह गर्भावस्था के प्रेगनेंसी के क्या होता है बाद के स्टेप्स में होते हैं और इसमें टिंगलिंग जैसे जो साइन है ये नहीं दिखते, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डिसैचुरेशन इन पर्टोग्राफ डिनोट। पर्टोग्राफ में डिसैचुरेशन को किससे संबंधित माना जाता है? ए फीटल हार्ट रेट, बी मैटरनल पल्स, सी ब्लड प्रेशर एंड डी ऑक्सीजन सैचुरेशन। यहाँ पर पर्टोग्राफ में जो डिसैचुरेशन होता है इसको संबंधित माना जाता है ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट में। इसका मतलब है कि भ्रूण की हृदय गति कम हो रही है। पर्टोग्राफ में डिसैचुरेशन फीटल हार्ट रेट में एबनॉर्मल गिरावट को दर्शाता है, जो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया का संकेत है। यह एफएचआर ग्राफ पर डेसेलरेशन यानी कि गिरावट के रूप में दिखता है। प्रसव के दौरान फीटल डिस्ट्रेस की पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू रिड्यूस द। प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य किसे कम करना है? ऑप्शन ए प्रिवलेंस ऑफ डिजीज, रोग का प्रसार। ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज, रोग की जटिलताएं। ऑप्शन सी इंसिडेंस ऑफ डिजीज, रोग की घटना। ऑप्शन डी मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर। प्राइमरी प्रिवेंशन प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य होता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज मींस रोग की घटनाएं हैं इनको कम करना, इसलिए सी ऑप्शन सही है। प्राइमरी प्रिवेंशन फोकसेस ऑन अवॉइडिंग द occurrence of disease through health promotion and specific protection like vaccination। प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य बीमारी के प्रकोप को रोकना होता है, जैसे टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता आदि उपायों द्वारा रोग की घटना को कम करना। Next question, the BCG vaccine is used to prevent। BCG टीका किस रोग से सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी whooping cough, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन डी टिटनेस। तो बीसीजी का बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब इसकी डोज की बात करें 0.05 देंगे डोज ml, और कैसे दी जाती है? इंट्राडर्मली दी जाती है, जन पर बच्चे को दिया जाता है। BCG Bacillus calmette-guerin is a vaccine primarily used against tuberculosis, especially in children। BCG एक जीवाणु टीका है जो मुख्य रूप से टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है, विशेषकर बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following international organizations is responsible for maternal and child welfare? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन डी UNDP एंड ऑप्शन डी यूनेस्को। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला? नेजल कैनुला के द्वारा ऑक्सीजन देने की रिकमेंडेशन है ऑप्शन ए 1 to 4 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 4 to 6 लीटर पर मिनट,
ऑप्शन सी 6 to 8 लीटर पर मिनट एंड ऑप्शन डी 8 to 10 लीटर पर मिनट। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1 to 4 लीटर पर मिनट। यह रिकमेंडेड ऑक्सीजन फ्लो रेट होती है नेजल कैनुला से देने पर। The nasal cannula is a low flow oxygen delivery device typically used at 1 to 4 liter per minute for mild hypoxia। नेजल कैनुला एक लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है जिसे नॉर्मली 1 से 4 लीटर प्रति मिनट पर प्रयोग किया जाता है, विशेषकर हल्के ऑक्सीजन की कमी में। मीन्स इसको जब माइल्ड हाइपोक्सिया हो तब इस प्रकार से 1 to 4 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के द्वारा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटरबॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए एंड ऑप्शन डी कॉलरा। यहाँ पर जो वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है यह होती है ऑप्शन ए मीजल्स। यह किससे होती है, यह वायरस से होने वाली बीमारी है और ये सभी वाटरबॉर्न डिजीज हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा। मीजल्स इज एन एयरबॉर्न डिजीज नॉट स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। खसरा एक वायु जनित रोग है जो दूषित जल से नहीं फैलता। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।